Direct product of rings. Today our topic is direct product of rings. What is a direct product of rings? I will explain how can we construct the direct product of two rings. I will explain to you how can we form the direct product of two rings, and then you can extend that to any number of rings. So let R1 with its own plus and dot and R2 with its own plus and product. I will mark with it a different color so that you can uh, identify of which addition we are talking about. I intentionally write it as R2 plus a dot with the red color so that you may understand things. Once you understand things, then there is no need to write these with different colors or whatsoever. Try to grasp the idea. These are two rings and R2 are two rings. मैंने एक अलग कलर से R1 के प्लस और डॉट को रिप्रेजेंट किया ब्लू से, क्योंकि वही प्लस और वही डॉट मैं फिर से यूज करूंगा। सो मैंने आपके समझाने के लिए उसको एक अलग कलर से डिनोट किया, शो किया आपको, जाहिर किया आपको, ताकि अब मैं आगे जो आपको समझाऊंगा तो उसमें मैं अगर ये प्लस मैं जाहिर करना चाहता हूं तो वह ब्लू से रिप्रेजेंट करूंगा और दूसरे वाले को प्लस से। ठीक है। सो डायरेक्ट प्रोडक्ट हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले आप R1 और R2 का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे, R1 और R2 का। सो आपको पता है कि R1 और R2 का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसा सेट होता है? R1 R2 का कार्टेशियन प्रोडक्ट एक सेट होता है जिसमें ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं, जिसमें ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं। मैंने RS से डिनोट किया, सच दैट कि इस ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट कहां से आ रहा है? R से, यस R1 से, और दूसरा एलिमेंट R2 से। ये आपको अपनी छोटी क्लासेस मतलब एलिमेंट्री क्लासेस से पता है कि R1 क्रॉस R2 किस तरह का एक सेट होता है। सो पहले आपने ये सेट बनाया, अब इसको रिंग बनाएंगे। अगर आपने इसको रिंग बनाना है सो इसको आपने अपना एक एडिशन और अपना एक प्रोडक्ट देना है। सो इसके कोई से दो एलिमेंट्स अगर आप लेंगे, फॉर एग्जांपल R1 S1 और दूसरा एलिमेंट R2 S2, इस R1 क्रॉस R2 के साथ जो एडिशन हम डिफाइन कर रहे हैं उसको मैं ग्रीन प्लस से डिनोट कर देता हूं। ठीक है। और इसके प्रोडक्ट को अगर आप डिफाइन करेंगे R1 S1 R2 S2, सो मैं उसको ग्रीन प्रोडक्ट से, इस तरह। यहां तक आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं? R1 एक रिंग गिवन है आपको, उसके साथ अपनी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है। R2 के साथ अपनी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है। अब R1 क्रॉस R2 को मैं रिंग बनाना चाहता हूं, उसके साथ अपनी एक एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। सो मैंने आपको ग्रीन से डिनोट किया। ऑपरेशन इज क्वाइट सिंपल, ऑपरेशन इज क्वाइट सिंपल। इसको कहते हैं कंपोनेंट वाइज एडिशन और कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन। सो इसका प्रोडक्ट ये होगा। R1 और R2 को, R1 और R2 किस रिंग से आ रहे हैं? R1 से। R1 में प्लस ये है, सो मतलब पहले वाले एलिमेंट्स को आप, चूंकि ये R1 के एलिमेंट्स है तो इस प्लस से आप उसको उन दोनों को ऐड करेंगे, और जो S1 और S2 है इनके एडिशन के लिए आप किस एडिशन का यूज करेंगे? चूंकि S1 और S2 R2 के एलिमेंट्स हैं, सो R2 के एडिशन का यूज करेंगे। समझ गए? इस तरह आप फिर प्रोडक्ट के लिए आप R1 और R2 के प्रोडक्ट को का प्रोडक्ट परफॉर्म करने के लिए आप R1 का प्रोडक्ट यूज करेंगे। सो मैंने
ब्लू से डिनोट किया। और इस तरह S1 और S2 के प्रोडक्ट के लिए आप R2 का प्रोडक्ट यूज करेंगे। हमारे पास दो सेट्स, दो रिंग्स गिवन थे R1 क्रॉस R2। मैंने उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया। अब मैं इसको रिंग बनाना चाहता हूं। हम इसको रिंग बनाना चाहते हैं। इसको रिंग बनाने के लिए इसमें लाजमी दो ऑपरेशन होनी चाहिए। एक मैंने प्लस से डिनोट किया, दूसरा डॉट से, लेकिन मैं कलर्स यूज कर रहा हूं। ठीक है। अच्छा, एडिशन डिफाइंड हो गई, मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड हो गई। अंडर दिस एडिशन एंड दिस मल्टीप्लिकेशन R1 क्रॉस R2 क्या रिंग बना रहा है या बनेगा? सो वो अब मैं वन बाय वन प्रूफ करूंगा। ठीक है। सो लेट मी चेक द नोट्स। और अगर उसमें डिटेल्स, अच्छा उसमें डिटेल्स नहीं है, चले मैं आपको एक एक स्टेप समझाऊंगा। उसमें डिटेल्स नहीं है, उसमें सिर्फ थ्योरम लिखा हुआ है। अच्छा, अब आपके लिए ये प्रूफ करना है कि R1 क्रॉस R2 विथ कौन सा एडिशन? विथ दिस एडिशन। सही है। इसको आपने क्या प्रूफ करना है? एबिलियन ग्रुप। R1 क्रॉस R2 को, R1 क्रॉस R2 को अंडर मल्टीप्लिकेशन, यस, सेमी ग्रुप प्रूफ करना है। और फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज भी हमें चाहिए, द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। इज इट क्लियर? सो ये हमारे टारगेट्स हैं 1, 2 और 3। सो आप देखें कि 1 ट्राई टू कन्विंस योरसेल्फ। ठीक है। अच्छा, ये दोनों एलिमेंट्स हैं, ये R1 S1 R1 क्रॉस R2 का एलिमेंट है। R2 S2 किसका एलिमेंट है? R2 क्रॉस S2 का। अब इन दोनों का एडिशन तो आपको राइट हैंड साइड पे यहां पे दिखाई दे रहा है। अगर मैं ये कहना चाहता हूं, फॉर इन ऑर्डर टू शो, इन ऑर्डर टू, इसको मैंने फॉर एग्जांपल स्मॉल 1 ऑपरेशन इक्वेशन से, in order to show that right hand side of 2 is in R cross S, R1 cross R2, right hand side of 1, बल्कि दोनों 1 राइट हैंड साइड ऑफ 1। किस किस के ख्याल में ये, फॉर एग्जांपल ये दो एलिमेंट्स कहां से हैं? R1 क्रॉस R2 से। अब हमने क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए इसको प्रूफ करना है कि ये R1 क्रॉस R2 का एलिमेंट हो। सो उसके लिए चाहिए कि ये R1 प्लस R2 R1 का एलिमेंट हो और S1 प्लस S2 R2 का एलिमेंट हो। सो अब कौन कौन इस पे श्योर है कि R1 प्लस R2 R1 का एलिमेंट है? R1 इज अ रिंग, और R1 में R1 अंडर एडिशन इज एन एबिलियन ग्रुप। सो अगर आप R1 के दो एलिमेंट्स उठाएंगे तो उसका प्लस R1 से R1 में ही आएगा। सो दिस इज एन एलिमेंट ऑफ R1 एंड दिस इज फ्रॉम R2 एंड दिस इज फ्रॉम R2। और R2 भी आपके पास कोई आम सेट नहीं है, वो भी रिंग है। सो वो अंडर दिस रेड एडिशन एबिलियन ग्रुप है अंडर एडिशन। सो S1 प्लस S2 लाजमी R2 का एलिमेंट होगा। सो आई होप कि आप ये चीज समझ गए। इन ऑर्डर टू शो दैट दिस, सो सिंस अगर आप देखें R1 R2 आर एलिमेंट्स ऑफ R1, दिस इंप्लाइज कि R1 plus R2 belongs to R1 is R1 plus is an abelian group. R1 plus is abelian group। और फिर इसी तरह S1 और S2 दो एलिमेंट्स हैं R2 से, तो उनका प्लस S1 और S2 ये भी R2 में होंगे। क्यों? क्योंकि R2 के साथ जो एडिशन है is R2 with this addition is an abelian group।
फर्स्ट स्टेप आपको समझ आ गया कि ये जो एडिशन का ऑपरेशन है इट इज क्लोज्ड। नेक्स्ट, एसोसिएटिव लॉस के लिए आपने यहां से कितने एलिमेंट्स लेने हैं? 3. So let us choose R1 S1, R2 S2, R3 S3 belongs to R1 cross R2 और R1 S1, R2 S2, R3 S3 इसका एडिशन हम कंसिडर करेंगे। सो इसके एडिशन को हमने ग्रीन कलर से डिनोट किया है। सो आई पुट green plus is here. So suppose we want to perform this addition first, और देखेंगे हम कि ये पैरेंथेसिस चेंज हो सकता है या नहीं। या तो इस तरह है कि आप ये अलग से कंप्यूट करें और दूसरा अलग से कंप्यूट कर ले और फिर कंपैरिजन कर ले, लेकिन देख लें ये इतना मुश्किल नहीं है। R1S1 प्लस इसके एडिशन परफॉर्म करने के लिए आप R2 और R3 को किसके ऑपरेशन से मिलाएंगे? चूंकि R1 R2 R3 R1 के एलिमेंट्स हैं, सो ये R1 के ऑपरेशन से मिलेंगे और S2 और S3 किसके ऑपरेशन से मिलेंगे? R2 के। उसको हमने रेड से डिनोट किया है। सो ये मैंने यहां पे रेड। अच्छा, अब इसको एज ए सिंगल एलिमेंट कंसिडर करेंगे। ठीक है, ये एक सिंगल एलिमेंट है। सो अब इन दोनों का एडिशन परफॉर्म करने के लिए आप क्या, R1 किसके साथ ऐड होगा? R2 प्लस R3 के साथ, और S1 S2 प्लस S3 के साथ। R2 में हमारे पास ये है, समझ रहे हैं आप? R1 प्लस R2 प्लस R3, क्या यहां पे मैं पैरेंथेसिस चेंज कर सकता हूं? क्यों? क्योंकि R1 अंडर एडिशन इज अ रिंग, सो उसकी एडिशन लाजमी एसोसिएटिव होगी। सो यहां पे हम पैरेंथेसिस चेंज कर सकते हैं, R1 प्लस R2 और प्लस R3, मतलब इसको हम इस तरह देख सकते हैं। और इस तरह फिर S1 S2 और पैरेंथेसिस यहां पे आ जाएंगी और एडिशन उनकी वहां पे मैंने इसी तरह उसकी अपनी एडिशन डिनोट की। अब आप थोड़ा स्टेप बैक कर जाएं, जैसे आप यहां से यहां पे आए थे कि आपने R2 के साथ R3 ऐड किया, सो यहां पे R2 प्लस R3 बन गए। सो यहां से अगर आप इसको एज ए सिंगल एलिमेंट कंसिडर करें और इसको एज ए सिंगल एलिमेंट, और अगर आप स्टेप बैक करेंगे, सो आप ये कहना चाहते हैं कि एक पेयर है जिसमें पहला एलिमेंट R1 प्लस R2 है और दूसरे में R3 है, तो ये दोनों ऐड होगी तो ये एलिमेंट बनेगा। सो मैं इसको स्प्लिट कर रहा हूं, फिर इसमें S1 प्लस S2 थे और इसके साथ S3 था, और ये असल में चूंकि दो पेयर्स का एडिशन है, सो ये R1 क्रॉस R2 पे जो एडिशन डिफाइंड है, आप देख लें R1 क्रॉस R2 पे जो डिवीजन है, सॉरी एडिशन है, सो दो पेयर्स को ऐड करने के लिए आप इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के साथ ऐड करेंगे। चूंकि R1 प्लस R2 और R3 R1 के एलिमेंट से, सो उसमें R1 की एडिशन यूज हो रही है, और फिर इस तरह इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे और इसको फिर आप फिर से स्प्लिट करें, सो आई होप सो कि आप इसको ये लिख सकते हैं कि R1 S1 प्लस R2 S2 और R3 S3, इन दोनों में ग्रीन एडिशन आएगी। सो आप देख लें कि मतलब पैरेंथेसिस चेंज हो सकती है या नहीं। यही प्रोसेस आपने अब मुझे फिर से मतलब रिपीट नहीं करवाना। इसमें ये डॉट आएगा, सो फिर यहाँ पे मतलब R2 R3 S2 S3, फिर डॉट की भी एसोसिएटिविटी है, और इस तरह इसी तरीके से आप डॉट की एसोसिएटिविटी भी खुद से प्रूफ कर सकते हैं, और इसी तरीके से आप डॉट की क्लोजर प्रॉपर्टी, क्योंकि R1 R2 कहां से है? R1 से, सो R1 और R2 का प्रोडक्ट कहां पे होगा? R1 में, क्योंकि R1 अंडर मल्टीप्लिकेशन इज अ सेमी ग्रुप। सो वो दूसरा पार्ट यूजुअली मैं आपको मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको एज अ होमवर्क दे दूं, ठीक है? अच्छा,
क्लोजर एसोसिएटिविटी। तीसरी क्या चीज है? आइडेंटिटी, बल्कि इसको जीरो कहें, जीरो एलिमेंट, द एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो एलिमेंट। ये मैं यहां से मिटा दूं ताकि वो टारगेट्स हमें मालूम हो कि हमने क्या करना है। सो द थर्ड प्रॉपर्टीज, सिंस अगर आप देखें 0R1 exists in R1, 0R1 exists in R1 such that अगर आप R कोई भी एलिमेंट लेंगे और उसके साथ 0R1 ऐड करेंगे, या इस तरह अगर ये आगे पीछे कर लें, तब भी ये हमें R देगा फॉर ऑल R एंड R। समझ रहे हैं आप? क्योंकि R1 रिंग है। इसी तरह R2 के जीरो को मैंने R2 से, 0R2 से डिनोट किया, एग्जिस्ट्स इन R2 सच दैट कि अगर आप, चले इसको मैंने S से डिनोट किया, 0R2 प्लस S फॉर ऑल S इन R2। इसका एडिशन मैंने आपको वहां पे रेड से डिनोट किया है। सो चले मैं आपको वही चीज, इससे इन एनी केस आपको क्या मिलेगा? वी हैव, अब आप ये कह सकते हैं कि मतलब 0R1 और 0R2 किसका एलिमेंट है? R1 क्रॉस R2 का एक एलिमेंट है। पहला एलिमेंट R1 से आ रहा है, दूसरा एलिमेंट R2 से। सो इस तरह का एक पेयर ऑटोमेटिकली R1 क्रॉस R2 का ही एलिमेंट होता है। ठीक है, वी हैव। एंड आप इसको ऐड कर लें, 0R1 और 0R2 को किसी भी पेयर के साथ, ये ग्रीन एडिशन आएगी RS के साथ। RS इज एनी एलिमेंट ऑफ R1 क्रॉस R2। आप ये एडिशन परफॉर्म करेंगे, सो आपके पास, मुझे बता सकता है कोई केस से आंसर क्या आएगा? 0R1 प्लस R, क्योंकि एडिशन हमारे पास इस तरह डिफाइंड है, और पेयर का पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ ऐड होगा। सो 0R1 प्लस R, which is R, क्योंकि 0R1 is not an ordinary element, this is the zero element of R1. So I skip the details। और अगर आप इसको मतलब इस ऑर्डर में परफॉर्म कर लें, तब भी आपको क्या मिलेगा? RS। सो तो फिर इस एलिमेंट को क्या कहना चाहिए? अगर ये एलिमेंट R1 क्रॉस R2 के किसी भी एलिमेंट के साथ ऐड होके आपको वही रिजल्ट दे रहा है, सो दिस सर्व्स एज जीरो एलिमेंट। हेंस 0R1 और 0R2 सर्व्स एज जीरो एलिमेंट इन R1 क्रॉस R2। अब हर एलिमेंट का क्या चेक करना है हमने? इनवर्स। सो अब कोई एलिमेंट मैंने ले लिया RS, लेट RS बिलोंग्स टू R1 क्रॉस R2। इसका क्या मतलब है? दिस मीन्स कि R कहां से है? R1 से। S प्लस माइनस S गिव्स अस 0R2 माइनस S R2 के एडिशन को हमने रेड प्लस से डिनोट किया है। सो अब अगर मैं आपसे ये कहूं दैट इज के माइनस R माइनस S बिलोंग्स टू क्या? R1 क्रॉस R2। सो आप इससे सहमत हैं कि माइनस R R1 का एलिमेंट है, माइनस S R2 का। सो ये पेयर कम से कम इसका एक एलिमेंट है। और सच दैट अगर आप इनको ऐड कर लें, RS के साथ माइनस R माइनस S ऐड करेंगे, सो ये ग्रीन एडिशन है। ग्रीन एडिशन के डिफिनीशन को देके दो पेयर्स किस तरह ऐड होंगे? ये एलिमेंट इसके साथ ऐड होगा। सो R प्लस माइनस R आपको क्या देगा? 0R1, और S माइनस S आपको क्या देगा? 0R2। और अगर ये आप उलट तरतीब में लिखें, तब भी क्या देगा आपको? 0R1 और 0R2।
सो मैंने कोई भी एलिमेंट उठाया और उसके लिए -r - s r1 क्रॉस r2 में एग्जिस्ट कर रहा है, जो के दोनों ऐड हो के आपको 0 एलिमेंट दें। सो ये rs के लिए एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट हो गया। सो द एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट्स इन, thus for any rs, thus for any rs there exists -r - s, which is the additive inverse, which is the additive inverse. There exists -r - s, which is actually the additive inverse के लिए आप उस एलिमेंट के साथ क्या लगाते हैं आगे, माइनस। सो आर एस के लिए एडिटिव इनवर्स की नोटेशन ये है, और वो होगा क्या, सो दोनों एलिमेंट्स को माइनस कर दे, मतलब एडिटिव इनवर्स लिखते हैं। सही है। देयर इज द बिलोंग्स टू r1 क्रॉस r2 फॉर एनी x देयर एग्जिस्ट माइनस इन r1 क्रॉस। और कम्यूटेटिविटी फाइनल प्रॉपर्टी है, फाइनली फॉर एनी r1 s1 r2 s2, r1 s1 प्लस r2 s2 परफॉर्म कर लें, फिर r2 को पहले लिखें, r2 s2 को, और r1 s1 को बाद में लिखें, और इसको r1 क्रॉस r2 के ऑपरेशन के थ्रू मिलाएं। सो मुझे बताएं कि फर्स्ट वाले का रिजल्ट क्या आएगा। r1 और r2 किस ऑपरेशन से मिलेंगे, r1 के, सो मैंने ब्लू प्लस लगा दिया, और s1 और s2 किस से मिलेंगे, रेड, r2 के एडिशन से। सो यहां पे ये बन गया। अब नेक्स्ट वाले से क्या रिजल्ट आएगा, सो r2 प्लस r1 और s2 प्लस s1। अच्छा, आपको सेट थ्योरी से ये बात पता होनी चाहिए कि r1 क्रॉस r2 के एलिमेंट्स कब इक्वल होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहां से कोई से दो एलिमेंट्स लूं, सो उसकी इक्वलिटी की कोई डिफिनीशन होती है। मतलब अगर आपने दो पेयर्स उठाएं, दो पेयर्स, फॉर एग्जांपल एक पेयर ए बी है और दूसरा सी डी, सो कब हम कहेंगे कि दोनों पेयर्स आर इक्वल, इफ ए इज इक्वल टू सी एंड दिस। अब आप इस एडिशन को इस एडिशन के इक्वल लाना चाहते हैं, मतलब ये प्रूफ करना चाहते हैं, तो आपको अब ये जस्टिफिकेशन देनी होगी कि r1 प्लस r2 प्लस r1 के इक्वल है, और s1 प्लस s2 प्लस s1 के इक्वल है। तो कौन ये बता सकता है, कौन श्योर है इस पे कि ये दोनों इक्वल है, कौन बता सकता है कि r1 प्लस r2 और r2 प्लस r1, r1 प्लस r2 और r2 प्लस r1 ये क्यों इक्वल है। r1 is a ring, so r1 under addition is abelian group, so ये दोनों इक्वल होंगी। और इस तरह s1 प्लस s2 और s2 प्लस s1 ये क्यों इक्वल है, तो वही सेम रीजन है कि मतलब ये भी रिंग है, सो एडिशन उसमें। तो फिर तो आप ये कह सकते हैं कि मतलब ये एडिशन और ये एडिशन सेम है, कि मतलब r1 s1 और r2 s2 इज इक्वल टू r2 s2 और r1 s1, ये क्या है, ये इक्वल है। सो यहां तक आपने क्या प्रूफ किया, 10 के आप r1 क्रॉस r2 को, r1 क्रॉस r2 अंडर दिस एडिशन इज एन एबिलियन ग्रुप। तो अगर मैं आपको अब एज होमवर्क दे दूं कि आप r1 क्रॉस r2 को अंडर मल्टीप्लीकेशन डू योर सेल्फ, वो मैंने आपको हिंट दे दी पहले, r1 क्रॉस r2 अंडर मल्टीप्लीकेशन, इसकी मल्टीप्लीकेशन हमने ग्रीन डॉट से डिनोट की है, और वो आप इज अ सेमी ग्रुप। सो ये आप प्रूफ कर सकते हैं, इज अ सेमी ग्रुप।
फाइनल क्या चीज प्रूफ करनी है, मतलब ये दो प्रॉपर्टीज हो गई, एबिलियन ग्रुप और ये 2 भी हो गया। अब हमें लास्टली क्या चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। सो कितने एलिमेंट्स आप उठाएं अब फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज, थर्ड, ये सेकंड हो गया, डू इट योरसेल्फ, ये थर्ड है। सो इस 3 एलिमेंट्स, लेट्स से R1S1, R2S2, R3S3। अगर आप समझ चुके हैं कि मैंने यहां पे ये प्लस ब्लू, ये प्लस रेड और यहां पे ये ग्रीन क्यों आपको दिखाए थे, इसलिए कि 3 अलग रिंग्स है, हर एक की अपनी अपनी एडिशन है। मैंने नोटेशन सेम रखा लेकिन कलर डिफरेंट किए। तो अब आपको कुछ ना कुछ आइडिया तो हो चुका है कि कौन कहां पे क्या हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखें कि S1 प्लस S2, सो आप देखेंगे ना कि S1 और S2 किसके एलिमेंट्स हैं, R2 के, तो R2 के एडिशन परफॉर्म करेंगे इस तरह। सो यहाँ पे मेरे लिए ये मार्कर चेंज करना थोड़ा मुश्किल होगा, सो मैं अब आपको, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस के लिए एक एलिमेंट बाहर रख देंगे प्रोडक्ट में, और या चलिए इतनी तकलीफ मैंने कर दी तो लेट मी फिनिश इट टिल द एंड। एक ये परफॉर्म करेंगे और दूसरा ये कि R1S1 प्रोडक्ट विद R2S2 और R1S1 विद R3S3। समझ रहे हैं आप, यही होती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। A इंटू बी प्लस सी, ए बी प्लस ए सी। तो अब आप मुझे बताएं कि यहां पे चूंकि पैरेंथेसिस है, दिस ऑपरेशन हैज टू बी परफॉर्म फर्स्ट। सो ये बाहर R1S1 और अंदर एक पेयर बनेगा R2 प्लस R3, और S2S3 के साथ किस ऑपरेशन के थ्रू ऐड होगा, रेड, R2 के ऑपरेशन के थ्रू। वेरी गुड। और बाहर क्या, यहां पे कौन सा प्रोडक्ट आएगा, ग्रीन, क्योंकि पेयर्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब नेक्स्ट क्या आएगा, R1 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, अब ये किसका एलिमेंट है, R1 का। R2 प्लस R3 किसका एलिमेंट है, ये भी R1 का। सो इनका प्रोडक्ट ये आएगा, और S1 का S2 प्लस S3 के साथ प्रोडक्ट क्या आएगा, यस। समझ रहे हैं आप, सो अब ये R1 R2 R3 कहां के एलिमेंट्स हैं, रिंग के एलिमेंट्स हैं, और रिंग में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होती हैं। सो ये मतलब R1 R2 प्लस R1 R3 ये एक एलिमेंट बन गया। यहां पे S1 S2 प्लस S1 S3 ये एक प्रोडक्ट है। अब इस दूसरे वाले को देखें, टिक सही, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, R1 और R2 किसके थ्रू ऐड मल्टीप्लाई होंगे, R1 के प्रोडक्ट से, और S1 S2 इस तरह, और ये पेयर बन गया, ठीक है। और दूसरा पेयर हमारे पास R1 R3 और दूसरा S1 S3। मैंने जुक्सटापोजिशन कर ली, वो प्रोडक्ट नोटेशन मैंने मिटा दी, और ये प्लस। अब इन दोनों के एडिशन के लिए R1 R2 और ये R1 R2 प्लस R1 R3 बन जाएगा, और ये S1 S2 और S1 S3 का एडिशन के लिए हम रेड। अब आप दोनों को देखें, अगर आप ये जस्टिफिकेशन करना चाहते हैं कि ये और ये इक्वल हैं, सो यहां पे जो फर्स्ट पेयर है, बल्कि वो तो बिल्कुल आंखों से दिखाई दे रहा है, उसके लिए तो कोई मतलब, हाँ वो तो बस इसको देखें और इसको, मतलब कोई आर्गुमेंट की जरूरत ही नहीं है, ये और ये सेम है, ये इसके सेम है। सो मतलब दिस इज इक्वल टू दिस, सो द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड। सो अगर आपके पास 2 रिंग्स गिवन हो तो आप उससे एक थर्ड रिंग बना सकते हैं, किस तरह, इनका डायरेक्ट प्रोडक्ट लेके। और ये अपने साथ याद रखें कि मतलब R1 क्रॉस R2 का 0 एलिमेंट उन दोनों के 0 एलिमेंट का जो पेयर है,
वो होगा। और एडिटिव इनवर्स भी आपने अब कोई मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको पहले से रिंग्स में उनके एडिटिव इनवर्स पता है, उसका पेयर बना ले। तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको अब समझा देता हूं कि आप किस तरह मतलब ये मिटा दूं, ये आपने लिख। सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल कि एक रिंग मैंने ले लिया Z2, Z2 आप जानते हैं, Z5 आप जानते हैं, और इसका डायरेक्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। उसमें कौन कौन से पेयर्स आते हैं वो मतलब आप लिख लें। लेकिन मैं आपसे एक एक्सरसाइज करवाना चाहता हूं, मुझे ये एडिशन करवा दे, बल्कि इसको मैं Z6 कर देता हूं, इसको मैं Z8 कर देता हूं, ठीक है। सो आप मुझे ये प्रोडक्ट, ये सम एवेलुएट करवा दे। 3 5 प्लस 4 7, ये एडिशन करवा मतलब ये एडिशन परफॉर्म कर दें और इन्हीं की प्रोडक्ट कर दें, इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट परफॉर्म कर लें। शाबाश, आप पेज पे लिखते हैं और मुझे बताएं कि आप क्या कर रहे हैं। 3 5 इज एन एलिमेंट ऑफ Z6 क्रॉस Z8। तो आपको पता होना चाहिए कि 3 कहां से है, Z6 से, और 4 कहां से है, Z6 से। तो 3 और 4 को एडिशन करने के लिए आप कहां का एडिशन यूज करेंगे, Z6 का। सो Z6 में 3 + 4 किसके इक्वल होता है, 1 के। सो अब आपका पहला पेयर यहां पे क्या बन गया, 1। अब 5 कहां से है, Z8 से। 7 कहां से है, सो 5 और 7 के एडिशन के लिए आप Z8 की एडिशन यूज करें। यस, यस, अगेन द सेम प्रोसेस। वेरी गुड, very good, 3 4s are very good, 0 3। is it clear? अच्छा, ये मैं ज़हन में ऐसी एक बात आ गई, ये आपको पता है कि ये क्या है, इंटीग्रल डोमेन है, मतलब इसमें जीरो डिवाइजर्स नहीं है। इसमें आप देखें, मतलब दोनों एक ही चीज है ना, दोनों इंटीग्रल डोमेन्स हैं। इनके प्रोडक्ट से जो रिंग बनेगा, आपके ख्याल में क्या वो भी एक इंटीग्रल डोमेन होगा, इनका डायरेक्ट प्रोडक्ट भी एक इंटीग्रल डोमेन होगा या नहीं? क्या ये एलिमेंट Z का जीरो एलिमेंट है? सॉरी, Z क्रॉस Z का आपको पता होना चाहिए कि जीरो एलिमेंट वो 0 0 आएगा। अब आप मुझे ये बताएं मेहरान कि ये क्या ये Z क्रॉस Z का जीरो एलिमेंट है? नो सर, दिस इज नॉट द जीरो एलिमेंट। फर्स्ट पेयर में पहला एलिमेंट मैच कर रहा है, दूसरा तो मैच नहीं कर रहा। इसको आप कैसे कह सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू दिस? Z क्रॉस Z का जीरो एलिमेंट क्या होगा, Z का जो जीरो एलिमेंट है और दूसरे Z का, सो वो 0 0 बन गया। तो अब ये दोनों एलिमेंट्स क्या हैं, नॉन जीरो। इसका प्रोडक्ट एवेलुएट कर लें, वो क्या मिलेगा, 0। सो मतलब दो नॉन जीरो एलिमेंट्स अगर मल्टीप्लाई हो के आपको 0 दे तो उसको क्या कहते हैं, जीरो डिवाइजर्स। सो मतलब Z क्रॉस Z में जीरो डिवाइजर्स मौजूद हैं। अगर मौजूद है तो मतलब वो इंटीग्रल डोमेन नहीं है। इंटीग्रल डोमेन is a commutative ring with unity without zero divisors. So this is, so the product of two integral domains may not be, yes. तो ये एक मेरे जहन में आ गया, सो मैंने आपको, अच्छा कुछ चीजें मैं आपको, अच्छा कुछ रिमार्क्स हैं, ठीक है, कुछ रिमार्क्स हैं। जैसे मैंने यहां पे R1 क्रॉस R2 आपको लिखवा दिया, ठीक। तो इसमें यूनिटी एलिमेंट कब होगा, यस। अगर R1 में यूनिटी नहीं है
और R2 में भी नहीं है, मतलब R1 और R2 में यूनिटी होगी तभी R1 क्रॉस R2 में आपके पास यूनिटी एग्जिस्ट हो सकती है. So R1 cross R2, the direct product has a unity element if and only if. Yes, has a unity element if and only if R1 R2 both have R1 R2 both have a unity element. Yeah, both are rings with unity. Both R1 R2 are rings with unity. So ये आप और R1 क्रॉस R2 अगर कब कम्यूटेटिव रिंग बनेगा कि ये कम्यूटेटिव है या नहीं, इज अ कम्यूटेटिव रिंग इफ एंड ओनली इफ. दोनों, क्योंकि मतलब इनकी कम्यूटेटिविटी के लिए आप अगर सिर्फ R1 की कम्यूटेटिविटी लेंगे तो फिर S1 S2 और S2 S1 तो डिफरेंट हो सकती है. सो R1 क्रॉस R2 इज अ कम्यूटेटिव रिंग इफ एंड ओनली इफ R1 R2 आर बोथ कम्यूटेटिव रिंग्स. सो ये रिमार्क्स हैं, आप अपने आप को मतलब इजीली कन्विंस कर सकते हैं कि क्यों मुझे ये चाहिए. और मुझे ये बताएं कि यूनिट्स किस तरह हम फाइंड आउट करेंगे R1 क्रॉस R2 में. लगे दले दनो ब्या असि units in R1 cross R2, the units in R1 cross R2. so चेक कर लें आप, मैं आपको फॉर एग्जांपल आर एस के साथ कुछ मल्टीप्लाई करें कि आपको फिर 1R1 और ये इसके यूनिटी होगी ना 1R1 और 1R2. सो फॉर एग्जांपल आर के साथ अगर आर का R1 में इनवर्स एग्जिस्ट नहीं हो रहा R1 क्रॉस R2 में मतलब यहाँ पे आप कुछ आपको आइडिया हो रहा है कि मतलब R1 को यूनिट होना चाहिए, मतलब उसका इनवर्स होना चाहिए और इसका. So units in R1 cross R2 is actually the direct product of the units in R1 or the units in R2. Like अगर मैं आपको Z cross Z दे दूं और इसमें मैं आपको कहूं कि यूनिट्स क्या हैं. So units in the first ring are -1 1 और दूसरे में क्या है -1 1. So Z cross Z में यूनिट्स ये है -1 -1 -1 1 1 -1 और 1 1. ठीक है. सो ये मैंने आपको कुछ रिमार्क्स बता दिए और मेरा ख्याल है कि आप लोगों को आइडिया हो रहा है कि मैं आपको क्या कहना चाहता हूं. कम्युनिकेट हो गई आपको चीजें कि मैं आपको मतलब डायरेक्ट प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज दिखा रहा हूं, मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूं. और ये आप फिर कि होमवर्क में आप ये कर लें कि आपको कैरेक्टरिस्टिक के बारे में आप खुद सोच लें. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ R1 क्रॉस R2 क्या होगा, ये आप खुद से पढ़ लें. ठीक है. कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, निलपोटेंट एलिमेंट्स क्या होंगे, आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स क्या होंगे. तो ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को आप स्टडी कर लें, वहां पे आपको सब कुछ मिल जाएंगी. आइडेम्पोटेंट, निलपोटेंट, मैं जस्ट आपको हिंट दे रहा हूं. आइडेम्पोटेंट एलिमेंट क्या होता है, ए बिलोंग्स टू अ रिंग इज आइडेम्पोटेंट इफ अगर ए को आप सिमे ग्रुप के ऑपरेशन से 2 दफा ऑपरेट करें और आपको वो एलिमेंट वापस मिल जाए. ए इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट. दूसरा निलपोटेंट, ए इन अ रिंग is nilpotent if there exists a positive n.
a positive integer n such that कि a का पावर n कहीं पे जीरो हो जाए, इसको निलपोटेंट कहते हैं। सो Z4 में आप 2 बार को देखें, 2 बार का स्क्वायर आप कैलकुलेट करें, जीरो, सॉरी मुझे चाहिए कि अच्छा ये निलपोटेंट एलिमेंट बन गया, 2 बार इज निलपोटेंट although I was searching for idempotent। so अब आप कोई ऐसा एलिमेंट फॉर एग्जांपल Z8 कंसिडर कर लें और उसमें 3 बार कर लें, सॉरी कि वो वापस मिल जाए आपको, सॉरी Z8 में 4 4 are 16, वो वापस मिले आपको, 4 4 are 16, वो 8 आ रहा है, 5 5 वापस आपको मिल जाए। 1 स्क्वायर इज 1, तो ठीक है वो एक आइडेम्पोटेंट हो गया, वो ट्रिवियल है। 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 1, 4 स्क्वायर इज 8, बल्कि 4 स्क्वायर इज 0 इन Z8, 5 स्क्वायर इज 1, 6 स्क्वायर 36, 4, 7 स्क्वायर 1, सो इसमें नहीं है आइडेम्पोटेंट। सो Z9 कंसिडर करें, Z9 1 square 1, 2 square 2 2, 3 3s are 9, 0, 4 4s are 16, 4 4s are 16, 5 5s are 25, 6 6 are 36, 0, 7 7s are 49, 8 8s are 64, is it? 8 8s are 64, 9 पे डिवाइड कर लें, Z10 में देख लें, Z10 में अंडर मल्टीप्लिकेशन आपको मिल जाएंगे आइडेम्पोटेंट। यस, in Z10 5 square is equal to 5 5s are 25, so it's 5. So this is an example of idempotent element. 5 bar is idempotent in Z10. 2 is nilpotent in Z4. So आप सोच लें कि आपको अगर मतलब 2 रिंग्स गिवन है और उनके डायरेक्ट प्रोडक्ट में आपने आइडेम्पोटेंट्स फाइंड आउट करने हैं, R1 क्लास R2 में निलपोटेंट एलिमेंट्स आपने फाइंड आउट करने हैं, तो आप क्या करेंगे? ठीक है। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आप में से कौन मुझे रिमाइंड करेगा अगर टाइम मिले और हम फिर कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर बात करें? आप मुझे रिमाइंड कर दें, ठीक है। लाइक ये कि क्वेश्चन आ सकता है आपसे कोई पूछ सकता है ना कि अगर आपके पास रिंग है Z2, रिंग कौन सा है? Z2, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? 2। सो अब किसी भी 2 एलिमेंट्स का मतलब अगर हम स्क्वायर लेंगे, सो इसमें चूंकि मल्टीप्लिकेशन एबिलियन है, सो वो जो फर्स्ट ईयर में या मैट्रिक में हम फार्मूला पढ़ते थे तो वो ट्रू है। लेकिन ए भी ठीक है रिंग का एलिमेंट है, लेकिन 2 टाइम्स हो के वो क्या बनेगा? 0। सो this element vanishes in Z2, a plus b whole square is equal to a square plus b square। या लाइक कि आप फॉर एग्जांपल आपके पास रिंग क्या है? Z3 और आप a प्लस बी होल क्यूब कैलकुलेट करना चाहते हैं, सो वो होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, सॉरी b क्यूब। सो इस रिंग का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? बीच में क्या ये दोनों एलिमेंट्स क्या होंगे? मतलब कैरेक्टरिस्टिक का यूज आप इस तरीके से कर सकते हैं। एक्सरसाइज आप खुद से देख लें।